बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। वो मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। परिवारवाद और अपर कास्ट के विरोध में उतरी DS4 और बीएसपी का ये अवसान है। क्या काशीराम की दलित राजनीति को आगे बढ़ाने की सियासी मुहिम अब खत्म होने की कगार पर है? क्या मायावती बहन जी और बुआ जी से लेकर अब सिर्फ सियासी दादी बनकर रह गई हैं? नमस्कार, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अपने इस खास शो में आज हम मायावती की खत्म होती ताकत और उनकी विरासत पर चर्चा करने वाले हैं। उन्नीस 1980 के आसपास का दौर था। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की किसी भी हरिजन बस्ती में चले जाइए, दीवारों पर कुछ नारे लिखे होते थे। ये नारे कुछ इस प्रकार थे: 15 लूट मचाए खासी, अब तो जागो अरे पिचासी। दूसरा नारा होता था: जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 1980 के दशक तक यूपी समेत देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस का शासन होता था। दलितों के वोट कांग्रेस को मिलते थे, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कायस्थ हुआ करते थे। काशीराम इस बात को पहचान गए थे। उन्होंने दलितों को जगाने का काम किया, दलितों को ये भरोसा दिलाने का काम किया कि वोट आपका और सरकार सवर्णों की, ऐसा नहीं चलेगा। उस समय तक मायावती नाम की एक तेज तर्रार छात्रा काशीराम के संपर्क में आ चुकी थी। बात 1977 के आसपास की है। 4th क्लास एम्प्लॉय की बेटी मायावती दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उन्हें कलेक्टर जो बनना था। काशीराम ने इस लड़की की प्रतिभा पहचानी और कहा, तुम मेरी मुहिम में जुड़ो, सैकड़ों कलेक्टर तुम्हें नमस्कार करेंगे। 1977 में मायावती ने काशीराम के साथ सियासत का दामन थाम लिया। उसके बाद तो जो कुछ हुआ वो इतिहास है। बेहद तेज तर्रार मायावती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मायावती देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही। जी हाँ, 4 बार। और काशीराम ने उन्हें जो वादा किया था वो करके दिखाया। मायावती को सैकड़ों आईएएस सिर्फ सलाम ही नहीं करते थे, बल्कि कई तो उनके चरणों में गिरे रहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन पर जैसी पकड़ मायावती की रही है, वैसी कम ही मुख्यमंत्रियों की रहती है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो उस समय बीएसपी देश की सबसे तेजी से बढ़ती और तीसरे नंबर की राजनीतिक पार्टी थी। गठबंधन की राजनीति के दौर में मायावती एक दलित नेता के रूप में शीर्ष पर थी। सतीश चंद्र मिश्र के साथ मिलकर उन्होंने ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग की जो मिसाल रखी थी, उसको लंबे समय तक कोई तोड़ नहीं पाया। मायावती की महत्वाकांक्षा हमेशा से स्पष्ट रही। एक सरकारी कर्मचारी की बेटी मायावती 1984 में अपने गुरु कांशीराम का साथ देने राजनीति में उतरी। उन्होंने उसी साल मुजफ्फरपुर नगर से लोकसभा सीट के लिए अपना पहला चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में मायावती को हार का सामना करना पड़ा। उनके राजनीतिक जीवन में सबसे अहम पड़ाव तब आया जब 1995 में वो मुलायम सिंह यादव की मदद से पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। हालांकि गठबंधन केवल 4 महीने तक चला। मायावती को मुलायम सिंह की पार्टी से गठबंधन का सबसे खराब अनुभव मिला 2005 में, जब 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने का करार था। बात 2 जून 1995 की है। यूपी में सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी। बसपा गठबंधन तोड़ने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी। तभी सपा के विधायक और समर्थक पहुंच गए। उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। बसपा विधायकों को उठाकर गाड़ियों में भरने लगे। मायावती के साथ तक बदसलूकी की। मायावती ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। 4 घंटे बाद जब कमरा खुला, तब यूपी की राजनीति के माथे पर गेस्ट हाउस कांड नाम का कलंक लग चुका था। उस दिन मायावती के साथ जो हुआ वो उसे लंबे समय तक नहीं भूल पाई। उस दिन अगर फर्रुखाबाद के विधायक स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी न होते तो मायावती की जान बचना मुश्किल था। 2 जून 1995 के बाद मायावती ने मुलायम सिंह की पार्टी से तो नाता तोड़ा ही। उस दिन के बाद से मायावती ने साड़ी पहनना छोड़ दिया। मायावती दलितों की रहनुमा कही जाती थी। 2007 तक उनकी एक आवाज पर लाखों दलित मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे। मायावती के प्रति दलितों का प्रेम इस बात का सबूत है कि लखनऊ में हर साल उनके जन्मदिन पर लाखों लोग जुटते थे और उन्हें गिफ्ट भी देते थे। अब ये बात अलग है कि हर कार्यकर्ता को गिफ्ट लेकर आने के लिए कहा जाता था। मायावती के नेतृत्व में दलित स्वाभिमान चरम पर था। हर दलित को लगने लगा था कि उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति यूपी का मुख्यमंत्री है।
मायावती के नेतृत्व में दलित आंदोलन के उभार का सियासी इतिहास रचा गया। ये बात अलग है कि दलितों के हालात तो बहुत ज्यादा नहीं बदले, लेकिन मायावती और उनके परिवार का जबरदस्त आर्थिक और सियासी उत्थान हुआ। मायावती करोड़ों की मालकिन बन गई, महारानी जैसा जीवन जीने लगी। एक समय जयललिता के बाद सबसे धनी मुख्यमंत्री मानी जाती थी मायावती। मायावती ही नहीं, उनके परिवार ने जमकर तरक्की की। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर की गरीब बस्ती की लड़की यूपी की महारानी बन गई। लखनऊ से बादलपुर और दिल्ली तक मायावती के महल और उनके साजो सामान की चर्चा होने लगी। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने लंदन से MBA किया, जिन्हें मायावती ने अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया है। आकाश आनंद की पॉलिटिक्स में लॉन्चिंग 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। इसी साल मार्च में मायावती ने आकाश आनंद की शादी बहुत धूमधाम से की थी। पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा उनकी पत्नी है। प्रज्ञा ने भी लंदन से MBA किया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करके सबको चौंका दिया है। दरअसल ये माना जा रहा था, जैसा मायावती जी ने पहले कई बार बयान दिए थे, कि उनका उत्तराधिकारी ठीक वैसे ही कोई दूसरा होगा जैसे कांशीराम जी ने अपने परिवार के बजाय मायावती जी को उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन मायावती जी ने जो बयान दिए थे उसके 10-15 साल बाद उन्होंने उसको बदल दिया। बुआ ने भतीजे को उत्तराधिकारी बना दिया। BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अब घोषित तौर पर मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। 2017 के बाद से अक्सर आकाश आनंद पार्टी की बैठकों में भी शामिल होते रहे और धीरे धीरे उनका राजनीतिक कद भी बढ़ता गया। मायावती ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और हाल ही में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव में आकाश को जिम्मेदारी दी गई थी। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। मायावती ने 2024 का चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर रखी है। 2024 के लिए BSP प्रत्याशियों के नाम जल्द तय कर सकती है। मायावती का सपना तो सरकारी बाबू बनकर कुर्सी संभालने का था, लेकिन उनकी किस्मत में सरकारी बाबुओं से काम कराना लिखा था। लेकिन वो दौर अब खत्म होता दिख रहा है। साल 2007 के बाद से पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखने को मिली है। कि आने वाले समय में परेशानी नहीं होगी। अभी मायावती का भी लंबा कैरियर है, तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में आकाश मजबूत होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि पार्टी मजबूत रहती है कि नहीं आने वाले समय। 2011 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी 2007 के 206 सीट से घटकर 80 सीटों पर आ गई है। 2017 में BSP का प्रदर्शन और गिर गया। पार्टी महज 19 सीटों पर सिमट गई। पार्टी वोट प्रतिशत करीब 4% घटकर 22% पर आ गया। 2022 में भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने कन्नौज के मंच पर मायावती के पैर छुए और उन्हें बुआ जी कहकर संबोधित किया। तब लगा कि सपा और बसपा का वोट मिलकर फिर इतिहास रच सकता है। लेकिन मोदी शाह के करिश्मे के आगे मायावती की ये रणनीति भी फेल हो गई। 2014 में मोदी जिस तरह राष्ट्रीय राजनीति में सूरज की तरह चमके, उससे मायावती जैसे नेताओं का सूर्य अस्त होने लगा। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसक चुका है। प्रधानमंत्री की 5 किलो मुफ्त राशन की योजना दलितों में बेहद लोकप्रिय है। अब बीजेपी भी इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए लगातार जतन करती रहती है। ऐसे में मायावती जैसे नेताओं के लिए राष्ट्रीय राजनीति में स्पेस बहुत कम होता जा रहा है। दलित राजनीति का चेहरा माने जाने वाली मायावती की चमक अब पहले जैसी नहीं रही है। पार्टी का संगठन अपने सबसे बड़े आधार वाले सूबे यूपी में ही कमजोर हो चुका है और यही वजह है कि पार्टी 2007 के बाद से यूपी की सत्ता में काबिज नहीं हो पाई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में पार्टी संगठन लचर हाल में है। ऐसे में मायावती के पास विरासत में देने के लिए सिर्फ इतिहास के अलावा कुछ ठोस नजर नहीं आता है। पार्टी अपने मूल दलित वोटर्स को भी एकजुट करने में कामयाब नहीं हो पाई है। अब सत्ता से बाहर होने के बाद मायावती पर अपनी मूर्तियां बनवाने और पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे। मायावती के वारिस आकाश आनंद दलित राजनीति को कितना आगे ले जा पाएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे तेज तर्रार बहन जी बुआ जी बन गई हैं और अब सियासत की दादी बनने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। तो फिलहाल हमारे शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।